अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम की चैप्टर से एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक भी है। हाँ, इसी टॉपिक के बाद हमारे साथ एक टॉपिक रह जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर। हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट एज द कॉमन आयन इफेक्ट, या राइट द स्टेटमेंट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, या इसकी स्टेटमेंट से एमसीक्यूज भी आ जाता है। इसकी स्टेटमेंट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में दे देता है और कहते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट है, मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी ऑप्शन में इस तरह काउंटन इफेक्ट, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसी का स्टेटमेंट भी डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाता है, या इसकी कंसेप्ट से भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो आ सकते हैं। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट एक फिनोमेना है। कॉमन आयन इफेक्ट एक प्रोसेस है। हाँ, किस किस्म की प्रोसेस है? कॉमन आयन इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, कॉमन आयन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हाँ, उसी ही सोल्यूशन में किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयंस की वजह से। दोबारा सुन ले। हाँ, यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये मेरे साथ स्टूडेंट्स एक कंटेनर है। स्टूडेंट सपोज इस कंटेनर में मेरे साथ एक एक्वियस सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का। ये एसिटिक एसिड है, ये सपोज मैंने डिज़ोल्व किया है पानी में। इसका एक्वियस सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। सपोज स्टूडेंट्स इसी ही कंटेनर में मेरे साथ ये एक्चुअली एक्वियस सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड की एक्वियस सॉल्यूशन है। हाँ, एसिटिक एसिड स्टूडेंट यहाँ पे नोट करें कि एसिटिक एसिड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आ जाते हैं। पहले ये स्टेटमेंट हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये एक्वियस सॉल्यूशन, इसी ही कंटेनर में एक्चुअली एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जो एसिटिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन है। हाँ, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। हाँ, इस एसिटिक एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है, इस एसिटिक एसिड का जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड, हाँ, इसका सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज हो जाए किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने की वजह से, इस एसिटिक एसिड की सॉल्युबिलिटी जब कम हो जाए, सप्रेस हो जाए, स्टॉप हो जाए इसी सॉल्यूशन के अंदर, कॉमन आयन की वजह से, बाहर से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने की वजह से जब कम हो जाए। क्यों कम हो जाता है? एक्चुअली स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयंस होते हैं, यानी जो आयंस एसिटिक एसिड की है वो आयंस अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी हो, सपोज ये यहाँ पे मैं एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सोल्यूशन को ऐड करता हूँ। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सपोज ये CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट है, ये एसिटिक एसिड था, ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आ जाते हैं, लेकिन हम ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जब हम एसिटिक एसिड की सोल्यूशन को ऐड करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम एसीटेट, ये भी इसी ही सोल्यूशन के अंदर इस तरह डिकम्पोज होगा, आयोनाइज होगा, CH3COO नेगेटिव AQ और प्लस Na। देखें, ये भी एसिटिक एसिड की तरह इस तरह ये भी डिसोसिएट होगा ये इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर।
हाँ देखिए, एसिटिक एसिड की आयंस में ये एसीटेट आयंस था, दूसरा हाइड्रोजन आयंस था। जब सोडियम एसीटेट को हमने ऐसी सोल्यूशन में ऐड किया तो इसी ऐड होने की वजह से भी कुछ एसीटेट आयन आ गए और दूसरा सोडियम आयन आ गए। हाँ, ये जो आयंस आ गए एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट की तरफ से भी आ गए, ये पहले से एसिटिक एसिड की सोल्यूशन में भी मौजूद थे। हाँ, यहाँ पे कॉमन आयंस आ गए। हाँ, कॉमन आयंस, हाँ, एसीटेट आयंस सोडियम एसीटेट की सोलबिलिटी से भी आ गए और एसिटिक एसिड की सोलबिलिटी से भी मौजूद थे एसीटेट आयंस। हाँ, यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने से इसी ही सोल्यूशन में एसीटेट के आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। हाँ, एसीटेट आयंस पहले से भी मौजूद थे। हाँ, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने से भी एसीटेट की आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई यहाँ पे। हाँ, हमने ले चार्टियर प्रिंसिपल में पढ़ा है, ले चार्टियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ चुका है कि हम अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंट फर्दर कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट को। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है रिएक्टेंट की तरफ। यहां पे समझाता हूं। ले चार्टियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ चुका है, ले चार्टियर प्रिंसिपल में, ले चार्टियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है, सपोज ए हमारे पास रिएक्टेंट है और बी हमारे साथ प्रोडक्ट है। जब हम ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ए से बी की तरफ, या जब हम बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फिर ए की तरफ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट में हाँ यहाँ पे भी ले चार्टियर प्रिंसिपल एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, जब हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, हाँ वहाँ पे अगर कॉमन आयंस आ जाए तो कॉमन आयंस एसीटेट ये तो प्रोडक्ट में था, यहाँ पे भी एसीटेट आयंस, ये एसीटेट आयंस ये तो प्रोडक्ट में है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। यहाँ पे सोलबिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड का जो एक्वियस सोल्यूशन है उसी को जो बाहर से हमने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उसी से एक्चुअली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने से एक्चुअली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। हाँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब ले चार्टियर प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो शिफ्ट होता है रिएक्टेंट की तरफ। हाँ, इसी कॉमन आयन की वजह से जो एसिटिक एसिड है ये फर्दर दोबारा इसकी जो आयंस हैं ये आयंस दोबारा आपस में मिल के हाइड्रोजन और एसीटेट आयन दोबारा आपस में मिलके दोबारा वापस बना लेगा एसिटिक एसिड। जब दोबारा वापस एसिटिक एसिड बना लेता है तो इस तरह इसका सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। हाँ, ये जो फिनोमेना होता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलबिलिटी डिक्रीज होता है किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कॉमन आयंस की वजह से। हाँ, दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, मैंने शॉर्ट लिखा है, एक्चुअली कॉमन आयन इफेक्ट इज द फिनोमेना, हाँ, द फिनोमेना इन विच solubility of weak electrolyte decreases or suppress or stop by adding of strong electrolyte having common ions। हाँ, ओ फिनोमेना, ओ प्रोसेस कि जिसमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, सुप्रेस मतलब वापस हो जाए, स्टॉप हो जाए। हाँ, किसकी वजह से? बाय एडिंग ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयंस की वजह से। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने से जब कॉमन आयंस आ जाते हैं उन कॉमन आयंस की वजह से जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, हाँ, इसी ही फिनोमेना को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 9 क्लास 11 में पढ़ चुका है आप लोगों ने। हाँ, मेरी ही यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकेमी में मेरा एक प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? हाँ, वो सब्सटेंसेस
जो इक्वियस सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस को कन्वर्ट होते हैं। इस तरह एसिटिक एसिड था, जब हमने पानी में ऐड किया तो ये आयोनाइज हुआ एसीटेट आयंस प्लस हाइड्रोजन आयन, या ये सोडियम एसीटेट जब पानी में डिसॉल्व किया एसीटेट आयंस प्लस सोडियम आयंस को डिसोसिएट हुआ। ऐसे सब्सटेंसेस जो आयोनाइज होते हैं सॉल्यूशन में आयंस को, ऐसे सब्सटेंसेस को कहलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। या इसके अलावा इस तरह भी हम ये डिफाइन करते हैं कि वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एक्वियस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हाँ उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। दोबारा सुन ले, वो सब्सटेंसेस जिनके ऊपर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट में यानी लिक्विड की सूरत में उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हाँ, जिनके ऊपर बिजली न लिक्विड स्टेट में न सॉल्यूशन स्टेट में पास हो सकती है उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हाँ, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर ओ डिसोसिएट ओ डिकम्पोज ओ आयोनाइज नहीं होते हैं उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स की दो टाइप हैं, कुछ को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इनकम्प्लीटली, जो पार्शियली, जो स्लाइटली आयोनाइज होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट जो थोड़े से आयोनाइज होते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में, बाकी अनआयोनाइज रहते हैं, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हाँ, वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल के साथ ये चीज़ मैं समझाता हूँ। सपोज मेरे साथ एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। दोबारा सुन ले, मेरे साथ एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, ये 1000 मॉलिक्यूल्स में एक वाटर के अंदर वाटर में ऐड करता हूँ। हाँ, इन 1000 मॉलिक्यूलों में से सपोज, हाँ इसी ही इलेक्ट्रोलाइट के सपोज 50 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, बाकी 950 मॉलिक्यूल अनआयोनाइज रह गए। मतलब कि इसके सिर्फ 50 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूलों में से सिर्फ एक सब्सटेंस की 50 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए पानी में। हाँ, 950 अनआयोनाइज रह गए। हाँ, इसी सब्सटेंस को हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, दूसरा सब्सटेंस है, सपोज उसी की भी हमारे साथ 1000 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वाटर में ऐड होने के बाद उसके तकरीबन 900 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, 100 मॉलिक्यूल अनआयोनाइज रहते हैं। हाँ, हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो ज़्यादा मिकदार में या कंप्लीटली आयोनाइज होता है जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो पार्शियली, जो स्लाइडली आयोनाइज होता है उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल कॉमन आयन की है, आप लोग के साथ एग्जाम्पल है कि हमारे साथ एक सोल्यूशन था एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड की सोलबिलिटी हम डिक्रीज कर सकते हैं बाहर से सोडियम एसीटेट को ऐड होने से। हाँ, एसिटिक एसिड की सोलबिलिटी हम डिक्रीज कर सकते हैं जब हम बाहर से सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड की सोल्यूशन में ऐड कर दें। हाँ, जब हम सोडियम एसीटेट ऐड कर दें तो कॉमन आयंस की वजह से यहाँ पे एसिटिक एसिड की जो आयंस होते हैं वो दोबारा आपस में मिलके एसिटिक एसिड देता है। हाँ, इस तरह इसका सोलबिलिटी डिक्रीज होता है। हाँ, इसके स्टेटमेंट अक्सर भी एमसीक्यूज में आया करती है। हाँ, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है अक्सर के कॉमन आयन इफेक्ट ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ले चार्टलियर प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। NaCl ये एक सॉल्ट है जिसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, या उर्दू में इसको हम कहते हैं हुर्दनी नमक। अच्छा, ये NaCl अक्सर माइन से हासिल किया जाता है पहाड़ों में, या उसके अलावा ये हम हासिल करते हैं ओशियन के वाटर से। ओशियन के वाटर से ये हासिल किया जाता है, या माइंस या मिनरल से हासिल किया जाता है, मिनरल से हासिल किया जाता है। हाँ, ये ओशियन से या मिनरल से जब हम हासिल कर लेता है ये एम्प्योर
फॉर्म में हासिल कर लेता है, हम एम्प्योर की शक्ल में ये हम हासिल कर लेता है। हाँ, इसकी जो हम प्यूरिफिकेशन पर हम कर लेते हैं वो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू हम ये प्यूरिफाई करता है। दोबारा सुन ले कि NaCl ये एक साल्ट है जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, ये अक्सर हासिल किया जाता है ओशियन वाटर से या मिनरल से हासिल किया जाता है, लेकिन ओशियन वाटर से या मिनरल से जो ये हम हासिल कर लेता है ये एम्प्योर की शक्ल में हम हासिल कर लेता है। इसके प्यूरिफिकेशन पर हम कर लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू। कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू हम इसकी प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। किस तरह? सबसे पहले हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके इसका एक ब्राइन सोल्यूशन बना लेते हैं। हाँ, NaCl का जो एक्वियस सोल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। हाँ, ये ब्राइन सोल्यूशन में एक्चुअली NaCl जो है ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, अभी पढ़ा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो स्लाइटली, जो अनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है पानी में। हाँ, इसी वजह से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी वजह से ये जब हम पानी में डिसॉल्व कर दे तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। हाँ, लेकिन इसका जो सोलुबिलिटी है, जितना ये डिसॉल्व हुआ हो वाटर में, वो हम कम भी कर सकते हैं बाहर से किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने की सूरत में। हाँ, फिर उसी के थ्रू हम ये प्यूरिफाई भी करते हैं। हाँ, इसी सोल्यूशन को अगर हम बाहर से ऐड कर दे एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट HCl, ये HCl जो है ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इसी सोल्यूशन को हम ऐड कर दे तो हम जानते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। हाँ, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा इसी सोल्यूशन में। ये जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा इसी सोल्यूशन में, जो इसके आयंस होंगे उसके आयंस में से एक होगा H आयन, हाइड्रोजन आयंस। हाँ, दूसरा होगा क्लोरीन आयंस। ये दो किस्म के आयंस होंगे इसी सोल्यूशन में पे। लेकिन ये क्लोरीन तो NaCl से भी आया था, हाँ HCl से भी आ गया। क्लोराइड आयन जो है ये पहले NaCl से भी आ गए थे, यहाँ पे HCl से भी आ गया। ये दो, ये क्लोराइड आयन ये कॉमन आयंस हो गए, ये कॉमन आयंस हो गए। हाँ, इन कॉमन आयंस की वजह से यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, हाँ, इसकी सोलुबिलिटी फर्दर डिक्रीज होगी, स्टॉप हो जाएगी या सुप्रेस हो जाएगी। हाँ, फिर उसी ही की बदौलत यानी ये NaCl वापस प्रेसिपिटेट की शक्ल में पानी में जमा हो जाएगा। बाकी जो इम्प्यूरिटीज हो वो इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन की स्टेट में मौजूद रहेगी। दोबारा सुन ले, इस NaCl के पास जो इम्प्यूरिटीज होंगी, हाँ, वो पानी में एक्वियस सॉल्यूशन की शक्ल में या सॉल्युबल की शक्ल में मौजूद रहेगी। लेकिन इस कॉमन आयन की वजह से कि HCl ऐड होने से कॉमन आयंस आ गए, क्लोराइड आयंस पहले से भी आए थे NaCl से, हाँ HCl से भी आ गए। यहाँ पे क्लोरीन के आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्लोराइड आयंस तो प्रोडक्ट में है, हमने ले चार्टलियर प्रिंसिपल में पढ़ा है, ले चार्टलियर प्रिंसिपल में कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है रिएक्टेंट की तरफ। हाँ, इन कॉमन आयंस की वजह से ये NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयंस दोबारा आपस में रिएक्ट करके NaCl बना लेगा। ये NaCl पे PPT की शक्ल में सॉल्यूशन की बॉटम में फिर कगुलेट होगी, कगुलेट मतलब कलेक्ट होगी, जमा हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसके साथ जो इम्प्यूरिटीज होगी वो सॉल्यूशन में सस्पेंड रहेगी। इस तरह ये एक्चुअली कारखानों के अंदर ये प्यूरिफाई भी किया जाता है। हाँ, दूसरी ये कॉमन आयन अक्सर यहाँ से MCQs आया करती है, अक्सर MCQs आया करती है कि NaCl किस इफेक्ट के थ्रू हम प्यूरिफाई करते हैं। हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू हम टेबल साल्ट को प्यूरिफाई करता है। हाँ, लेकिन
अक्सर इस तरह एमसीक्यूज भी यहाँ से आया करती है कि NaCl तो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू हम प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इसको हम कौन सा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट HSHCl। HCl ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी 8 होने से हम NaCl को प्यूरिफाई करता है। हाँ, लेकिन इसकी कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन हम यूज करता है, ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हम ऐड करते हैं। ये भी नोट करना चाहिए कि HCl जो है ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हम अगर NaCl की एक्वियस सोल्यूशन में ऐड करें तो यहाँ क्लोराइड आयन कॉमन आयंस की वजह से है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये वापस इसका सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में सोल्यूशन की बॉटम में पेयर जमा हो जाता है। वहां से हम पेयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, लेकिन NaCl के पास जो इम्प्यूरिटीज होती है वो तो सोल्यूशन में रह जाते हैं, क्योंकि इम्प्यूरिटीज में तो क्लोराइड आयंस नहीं होते हैं, इसी वजह से तो इम्प्यूरिटीज जो होती है उनका सोल्युबिलिटी बरकरार रहती है, लेकिन NaCl का सोल्युबिलिटी HCl ऐड होने से सप्रेस हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ये रिवर्स हो जाती है।